आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी चैप्टर 11 पढ़ेंगे। इसके पहले के जो चैप्टर्स हमने चैप्टर 10 तक बताए हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा और सभी जो क्लासेस होती हैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाती हैं, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना स्वयं का हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो चैप्टर 11 है उसका नाम प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा है। प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके कोई भी प्रश्न आपका समझ में ना आए अगर वीडियो के अंत होते तक तो आप पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वह भू आकृति विषयक अनेक समस्याओं के समाधान के रूप में 20वीं शताब्दी में 60 के दशक में सामने आया था और इस सिद्धांत का सभी पृथ्वी विज्ञानों अर्थात अर्थ साइंस पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा था। अर्थात जब यह प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत आया था, एक प्रकार से जितने भी पृथ्वी विज्ञान में क्रांतिकारी प्रभाव पड़े थे इस सिद्धांत की वजह से पड़े थे। वर्तमान में भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, भू विज्ञान आदि विषयों में प्लेट विवर्तनिकी का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। जो प्लेट विवर्तनिकी है यह कौन कौन से विषयों में आपके लिए अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल आपके सिलेबस में लगा हुआ है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पूर्णतः भौतिक भूगोल ही पढ़ना है। भू आकृति विज्ञान, भू विज्ञान, ये सभी जो भू विशेषज्ञ मतलब भू के विषय में, भूमि के विषय में जितने भी आपको पढ़ने हैं चैप्टर्स, उसमें आपको प्लेट विवर्तनिकी का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। सिद्धांत की बात करें, उसका विकास किस प्रकार से हुआ। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वह शब्द अंग्रेजों के प्लेट अर्थात टेक्टोनिक्स से बना हुआ है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो विल्सन ने 1965 में दृढ़ भूखंडों के लिए किया था। जो विल्सन जो हैं, उनका नाम ही जो विल्सन है, उन्होंने 1965 में दृढ़ भूखंडों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? प्लेट शब्द का। टेक्टोनिक्स का अर्थ विवर्तनिक क्रियाकलापों का अध्ययन है, अर्थात स्थल मंडल के दृढ़ भूखंडों या प्लेटों की गति, प्रवाह एवं प्रकृति से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं? स्थल मंडल का जो दृढ़ भूखंड है या फिर प्लेट जो है उसकी गति किस प्रकार से है या उसकी प्रवाह क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। मैकेंजी एवं पार्कर ने 1967 में प्रस्तुत खंडजा प्रस्तर सिद्धांत पेविंग स्टोन थियरी में सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिकी के मूल तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। मॉर्गन ने 1968 में इसको स्पष्ट रूप दिया, किंतु आंकड़ों के अभाव में इसे विशेष मान्यता नहीं मिली। जब उन्होंने खंडजा प्रस्तर सिद्धांत जो था उसमें प्लेट विवर्तनिकी का एक प्रकार से उसके जो मूल तत्व हैं उसकी रूपरेखा जो प्रस्तुत की थी, उसमें एक प्रकार से इसको विशेष मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद फिर ली पिचोन ने 1968 में ही विवर्तनिकी से संबंधित आंकड़े देने में सफल रहे थे। कौन सफल रहा था? ली पिचोन। कब? 1968 में ही। 1968 में ही मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था और इसके बाद प्लेट प्रक्रिया का प्रयोग अध्ययनों में व्यवहार में आ गया। प्लेट जो है उसका अध्ययन एक प्रकार से व्यवहार में आ गया। इस सिद्धांत का विकास दो तथ्यों के आधार पर हुआ। पहला तथ्य क्या है? महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना तथा सागर तली के प्रसार की संकल्पना। कौन कौन सा संकल्पना के आधार पर दो तथ्य कौन कौन से हैं? महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, दूसरा सागर तली के प्रसार की संकल्पना। आगे हम देखेंगे हमारा स्थल मंडल व एस्थेनोमंडल क्या होता है। एस्थेनोमंडल प्लेट विवर्तनिकी संकल्पना में स्थल मंडल शब्द का प्रयोग जो है पृथ्वी के बाह्य भाग या भूपटल अथवा ऊपरी मैंटिल द्वारा निर्मित भाग के लिए किया जाता है। स्थल नाम से ही आपको पता चल रहा है एक भूखंड के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो कौन से भूखंड की जो पृथ्वी का बाह्य भाग है, जो भूपटल है, उसके विषय में हम जो पढ़ते हैं
उसका प्रयोग करते हैं किसका, स्थलमंडल शब्द का। इसकी औसत गहराई लगभग कितनी है, 100 किलोमीटर मानी गई है स्थलखंड की। यह भाग स्वभावतः कठोर एवं भंगुर होता है। इसमें मुख्यतः सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि तत्व विद्यमान है। इसका घनत्व जो है 2.7 से 3 तक है। इस पर कठोर व दृढ़ भूप्लेटों का विस्तार पाया जाता है। स्थलमंडल के ठीक नीचे स्थनोमंडल पाया जाता है। स्थलमंडल की लगभग गहराई कितनी बताई गई है, 100 किलोमीटर बताई गई है। उसके पश्चात आता है स्थनोमंडल, उसकी स्थिति है। और इसकी अगर हम मोटाई की बात करें तो इसकी औसत मोटाई लगभग 250 किलोमीटर तथा घनत्व जो है 3.4 है। इसमें केवल निचला मैंटिल सम्मिलित है। यह भाग तप्त एवं आंशिक रूप से तरल होने के कारण लचीला या नमनीय है। यहाँ तरल मैग्मा की संवहनिक धाराएं चलती हैं। यह भाग स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के लिए आधार प्रदान करता है। प्लेटों की विशेषताएं की बात करें तो स्थनोमंडल पर गतिशील रहने वाली स्थलमंडलीय प्लेटों की गति व दिशा में अंतर होता है। विभिन्न प्लेट भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न गति से चलती हैं और जब प्लेटें प्रवाहित होती हैं तो उनके साथ ही महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। ली पिचोन के अनुसार इसकी चाल प्रतिवर्ष एक वर्ष में 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ध्रुव पर गति बिल्कुल नहीं रहती और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। अगर हम बात करें तो इसकी गति सबसे कम कहाँ रहती है, ध्रुवों पर, और सबसे अधिक इसकी गति कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। प्लेटों की मोटाई 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक भिन्न भिन्न होती है। समुद्रों के नीचे प्लेटें काफ़ी पतली और महाद्वीप के नीचे काफ़ी मोटी पतली प्लेटें होती हैं। सभी प्लेटें दृढ़ एवं कठोर होती हैं। प्लेटों की गति के मूल में रेडियो सक्रिय तत्वों से निकली ऊष्मा के कारण उत्पन्न संवहनिक धाराएं होती हैं। आरोही धाराओं के फलस्वरूप दो प्लेट एक दूसरे से अलग हट जाती हैं व तनाव उत्पन्न हो जाता है। और इसके विपरीत ही अवरोही धाराओं के कारण दो प्लेट परस्पर निकट आती हैं व संकुचन होता है। प्लेटों की आकृति तथा आकार में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। महाद्वीप का निर्माण करने वाली प्लेट को महाद्वीपीय प्लेटें तथा महासागरीय बेसिन का निर्माण करने वाले को महासागरीय प्लेटें कहते हैं। जो महाद्वीप का निर्माण करती हैं उन्हें महाद्वीपीय प्लेटें कहते हैं और जो महासागर का निर्माण करती हैं वो उन्हें महासागरीय प्लेटें कहते हैं। अब हम प्लेटों के किनारों की बात करें तो भू प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी भू प्लेट का जो किनारा होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा अन्य विवर्तनिक घटनाएं जो हैं वह घटित होती रहती हैं। किनारों के कारण ही यह सब क्रियाएं घटित होती हैं। सामान्यतः प्लेट सीमा व किनारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी तथा रचनात्मक किनारा, दूसरा अभिसारी तथा विनाशात्मक किनारा, तीसरा रूपांतर, भ्रंश अथवा संरक्षी किनारा होता है। कितने किनारे होते हैं? पहला अपसारी या रचनात्मक किनारा, दूसरा अभिसारी अथवा विनाशात्मक किनारा और तीसरा होता है रूपांतर, भ्रंश या संरक्षी किनारा। अब हम इन तीनों किनारों के बारे में बात करेंगे, तीनों किनारों को अच्छे से समझेंगे। पहला किनारा है हमारा अपसारी अथवा रचनात्मक किनारा। डाइवर्जेंट आर कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में अपसरित होती हैं तो अपसारी या रचनात्मक किनारे कहलाती हैं। इसे फैलता किनारा भी कहते हैं। जब वो दोनों विपरीत दिशा में, एक इधर जा रही हो एक इधर जा रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी, अपसरण हो रहा है। यहाँ नया स्थल मंडल बनता है। यह समुद्र तल के फैलाव का स्थल है। चढ़ती संवहनिक धाराओं के परिणाम स्वरूप अपसारी सीमा के सहारे दो प्लेट विपरीत दिशा में क्रियाशील रहती हैं और तनाव के कारण स्थल मंडल का कोई हिस्सा कमजोर क्षेत्र से अलग हो जाता है और बीच में लंबी दरार बन जाती है। जब कोई भी प्लेट हो, समझ लीजिए ये आपका प्लेट हो, इधर का भाग इधर जाए, इधर का भाग इधर जाए, तो बीच में दरार वही पड़ जाती है। आगे हम देखेंगे, इसके आगे यह बढ़ती चली जाती है। जब ये दोनों तरफ फैलती जाती हैं तो बीच में दरार जो है बढ़ती जाती है और बाद में नीचे से उठते मैग्मे से भरती जाती है। नीचे से फिर मैग्मा निकलता है और वहाँ पर भर जाती है। क्या होता है? उससे नई भूखंड का स्थल का एक प्रकार से वहाँ पर निर्माण होता है। यह मैग्मा जो है ठोस रूप धारण करके
घाटी के फर्श पर नया भूपटल निर्मित करता है। इस पृथक्करण में यदि दो सागरीय प्लेट हुए तो सागर तल फैल जाते हैं, और यदि महाद्वीपीय प्लेट हुए तो नए सागर की सृष्टि हो जाती है। जब महाद्वीपीय प्लेटें अपसरण करती हैं तो एक प्रकार से नए सागर की सृष्टि हो जाती है, नए सागर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर दो सागरीय प्लेटें पृथक होती हैं तो जो सागर होता है वह बड़ा हो जाता है। समझ लीजिए, अगर ऐसे पृथक हुई, यहाँ का स्थान भी घेरा, यहाँ का बीच में जो स्थान हुआ वह सागर ही रह गया। आगे देखेंगे हम इसके आगे, अटलांटिक कटक, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर कटक और चार्ल्सवर्थ कटक अपसरण की महत्वपूर्ण सीमा है, जिनके सहारे ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इस प्रकार अपसारी किनारे महासागरीय श्रेणियों के समीप देखे जा सकते हैं और इनके पास भूकंप एवं ज्वालामुखी घटनाएं सामान्य होती हैं। दूसरे किनारे की बात करें, अभिसारी अथवा विनाशात्मक किनारा, कन्वर्जेंट आर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। अभिसारी अथवा विनाशात्मक किनारे उस अवस्था में होते हैं जब दो सेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जो एक सेट ये समझ लीजिए, एक सेट ये, और दोनों एक दूसरे की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, इन किनारों का पदार्थ जो है मैंटिल में चला जाते हैं और इनका ह्रास हो जाता है। और अभिसारी किनारों के बनने में तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? दो सागरीय प्लेटें हों तब ऐसा होता है, एक सागरीय एक महाद्वीपीय हों, या दो महाद्वीपीय प्लेटें हों तो क्या होता है, अभिसारी किनारों का यह बनता है। तीसरा पार्ट हमारा रूपांतर भ्रंश अथवा संरक्षी किनारा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर कंजर्वेटिव मार्जिन। इसमें दो प्लेट ना तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और ना ही एक दूसरे से अलग हटते हैं, बल्कि क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से फिसलते हुए गुजर जाते हैं। वहाँ रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। इस किनारे पर ना तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कैलिफोर्निया में सैन एंडियाज भ्रंश प्रणाली ऐसे किनारों का सर्वाधिक सक्रिय उदाहरण है। भूकंपों का होना किंतु ज्वालामुखी क्रिया न के बराबर होना इन किनारों की विशेषता है। अर्थात जब जो दो प्लेटें हों, और रूपांतर कब होता है, देखिए एक प्लेट है, एक ये, दोनों साइड से बगल से गुजर जाएं लेकिन टच ना करें, तो एक प्रकार से इस प्लेट का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये किनारे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मुख्य प्लेटों का वितरण। देखें अगर तो स्थल मंडलीय प्लेटों की संख्या के बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की बात अगर हम करें तो उसमें विद्वान जो अलग अलग विद्वान हैं उसके बारे में अलग अलग बताते हैं। डीट्ज और होल्डन ने प्लेटों की संख्या 10 बताई है। अगर हम बात करें प्लेटों की संख्या की तो डीट्ज और होल्डन जो विद्वान हैं वह प्लेटों की संख्या 10 बताते हैं, और डब्ल्यू मॉर्गन जो हैं उनके मतानुसार प्लेटों की संख्या 20 है। प्लेटों की अधिक संख्या ली पिचोन ने बताई है। उनके अनुसार संपूर्ण भूपृष्ठ 6 मुख्य तथा अनेक गौड़ प्लेटों से विभक्त है। पहला प्लेट कौन सा है? प्रशांत प्लेट। जो 6 प्लेटें हैं उसमें पहला है प्रशांत प्लेट। पूर्णतः सागरीय स्थलमंडल वाली यह प्लेट प्रशांत महासागरीय घाटी को घेरे हुए है। इसकी गति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है और इसके पूर्वी और दक्षिणी छोर अधिकांशतः फैलती सीमा के हैं। यह प्लेट कई सीमा खंडों और तिहरे संगमों को घेरे हुए है। अत्यधिक सक्रिय रूपांतर भ्रंश सैन एंडियाज इसके नीचे अर्थात प्लेट सीमा के कैलिफोर्निया भाग के नीचे पाया जाता है। अगला प्लेट जो है हमारा अमेरिकन प्लेट जो है, यह प्लेट अधिकांशतः दक्षिण और उत्तर अमेरिका के महाद्वीपीय स्थलमंडल तथा 10 सीमाओं और संगमों के साथ साथ मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में समस्त सागरीय स्थलमंडल अटलांटिक पर छाए हुए हैं। यह जो अमेरिकी प्लेट है वह 10 सीमाओं के साथ साथ सागरीय स्थलमंडल पर छाया हुआ है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, जिसका परिणाम पश्चिमी भाग पर अधिक पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर और दक्षिण अमेरिकी प्लेट अलग अलग हैं और उनकी सीमा जो है लगभग कितनी है, 15 डिग्री उत्तरी है। तीसरे प्लेट की बात करें तो तीसरा प्लेट हमारा है यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट जो है अधिकांशतः महाद्वीपीय स्थलमंडल के रूप में जानी जाती है। यह पूर्व और उत्तर की ओर सागरीय स्थलमंडल से घिरी हुई है। पर्शियन प्लेट और चीन प्लेट
इसकी उप प्लेट हैं। इसके सीमा खंडों और तिहरे संगमों की संख्या 7 है और इसकी गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। चौथा प्लेट है हमारा अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। यह संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप और सागरीय स्थलमंडल को घेरे हुए हैं, जिसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटल और चार्ल्स वर्थ कटक के भाग सम्मिलित हैं। अफ्रीकी प्लेट में कौन कौन से जो कटक हैं सम्मिलित हैं? मध्य अटलांटिक कटक और चार्ल्स वर्थ कटक सम्मिलित हैं। इसके 5 सीमा खंड तथा तिहरे संगम हैं। इसके उप प्लेट के रूप में सोमालियन प्लेट है। अफ्रीकी प्लेट की गति की दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर है। पांचवा हम बात करें तो पांचवा कौन सा है? हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यह प्लेट कहाँ पर है? यह अधिकांशतः सागरीय स्थलमंडल के भाग को, जिसमें संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया व अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप स्थलखंड भी सम्मिलित हैं। अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया और जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके स्थलमंडलों को घेरे हुए है। इसके दक्षिणी भाग में दक्षिण ध्रुवीय प्लेट पूर्व में पश्चिम तक विस्तृत है। इसके भी 5 सीमा खंड व तिहरे संगम हैं। इसकी गति की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और हमारा जो लास्ट प्लेट है दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय या अंटार्कटिक प्लेट, इसे अंटार्कटिक प्लेट कहते हैं। यह समस्त दक्षिण ध्रुव महाद्वीपीय स्थलमंडल अर्थात अंटार्कटिका और घिरे हुए सागरीय स्थलमंडल को घेरे हुए है। इसके 5 सीमा खंड और तिहरे संगम हैं। इसमें आपको प्लेटें जो हैं उसमें क्या ध्यान देना है कि यह किस महाद्वीप के किनारे किनारे हैं और इसके कितने खंड हैं और किसके कितने संगम हैं। एक प्लेट के बारे में आपको यही 3 बातें ध्यान रखनी हैं। तो ये जो उपर्युक्त 6 प्लेटें हमने आपको बताई, इसके अतिरिक्त कुछ उप प्लेटें हैं। कौन कौन सी? जैसे कि नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, ईरानियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और हेलेनिक प्लेट। ये कुछ उप प्लेटें हैं। इस प्रकार जो आपका यह चैप्टर है हमने बताया आपको प्लेट विवर्तनिकी का अवधारणा यह समाप्त होता है। आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूरा वीडियो लेक्चर में ना समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ और किस सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको चाहिए कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।